अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस टॉक का मकसद है आप लोगों से बात करना कि CSS या PMS में एस्से की क्या नौइयत है और एक अच्छे एस्से की क्या फीचर्स होते हैं और एस्से को स्टूडेंट्स कैसे तैयार कर सकते हैं। एस्से बेसिकली क्या है? एस्से एक कोहेरेंट, स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल पीस ऑफ राइटिंग है ऑन अ टॉपिक स्टेटमेंट। इट इज़ बोथ अ साइंस एंड आर्ट। साइंस बिकॉज इट रिक्वायर लॉजिक, आर्ट बिकॉज इट रिक्वायर स्पॉन्टेनिटी एंड क्रिएटिविटी। ऐसे में जो टॉपिक्स आते हैं वो लार्जली फंडामेंटल ह्यूमन नॉलेज से एसोसिएट होते हैं। इसका पर्पस होता है कि स्टूडेंट की राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिविटी, लॉजिक और नॉलेज को इवेलुएट करना। कंपेटिटिव एग्जाम चाहे CSS हो या PMS हो, जैसे इंडिया में IAS है, तो ऐसे इंडिस्पेंसेबल प्रिल्यूड है। ऐसे पास करना है तो आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। सो सबसे ज़्यादा मेहनत भी ऐसे के लिए रिक्वायर्ड होती है और सबसे ज़्यादा यूटिलिटी भी ऐसे की है कि अगर आपने ऐसे की तैयारी कर ली है तो समझ लें आपकी राइटिंग ठीक हो गई है। हर सब्जेक्ट आपने इंग्लिश में लिखना होता है, तो अगर आपकी राइटिंग स्किल्स ठीक हो गई हैं तो उसकी छाप आपके हर सब्जेक्ट में जाएगी। दूसरा, ऐसे के लिए इंक्लूसिव, इंटीग्रेटिव और होलिस्टिक नॉलेज चाहिए होता है। तो जब आप उस नॉलेज को एक्वायर कर लेते हैं तो उसकी छाप भी हर पेपर पे जाती है। तो जब आपने ऐसे के पेपर में बैठना तो इसका मतलब होता है कि आपने जो 1200 नंबर की तैयारी की है उस सारी तैयारी को आपने एक पेपर में कंसोलिडेट करना है, जिसका नाम है एस्से। किसी भी अच्छे एस्से के 6 फीचर्स होते हैं। नंबर 1, क्लैरिटी, कि आपने टॉपिक स्टेटमेंट को ठीक तरह से अंडरस्टैंड किया और उसके ऊपर जो भी आपने आर्गूमेंट क्रिएट किया वो भी बिल्कुल क्लियर हो। दूसरा, करेक्टनेस। करेक्टनेस 2 तरह की रिक्वायर्ड है, एक ग्रामर की और दूसरी लैंग्वेज की, कि ना ही आपकी वोकैबुलरी गलत हो कि आपने वर्ड्स ठीक तरह से यूज़ किए हो, और दूसरा आपका कोई ग्रामेटिकल एरर, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इनकी गलती नहीं होनी चाहिए। तीसरा, सिंप्लिसिटी, कि आपने आसान सादा अल्फाज में अपनी बात को बयान किया। जितनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी होगी उतना ही एग्जामिनर को डिफ़िकल्ट होगी अंडरस्टैंडिंग में कि आप लिखना क्या चाह रहे हैं। तो जिसका जितनी ज़्यादा सिंप्लिसिटी होगी उसकी पासिंग चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। चौथा है कोहेरेंस। कोहेरेंस ये है कि आपने जो भी डेवलपमेंट किया टॉपिक स्टेटमेंट के ऊपर उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपने लिखा है कि डिसग्रंटल्ड नहीं है। आगे है कनेक्टिविटी, कि आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और पूरा ऐसे के जो 2000 वर्ड्स लिखे हैं या 1500 वर्ड लिखे हैं या 1200 वर्ड लिखे हैं तो वो आपस में लॉजिकली कनेक्टेड है, कि एक पूरी स्टोरी बयान हो रही है स्टार्ट से लेके एंड तक। और आखिरी ऑब्जेक्टिविटी, कि आपने सारी बातें थ्योरेटिकल नहीं लिखनी, आपने उनको एग्जाम्पल्स के साथ, कोटेशंस के साथ, रेलिवेंट फैक्ट्स के साथ ऑब्जेक्टिफाई करना है कि आपकी बात में वज़न बढ़ जाए। तो ये जो 6 फीचर्स हैं जिस भी एस्से में होंगे उस एस्से में पासिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। किसी भी एस्से के 5 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। नंबर 1, थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली आपका कोर या फंडामेंटल आर्गूमेंट होता है टॉपिक स्टेटमेंट के ऊपर। दूसरा है आउटलाइन। आउटलाइन ये है कि आप एक पेन पिक्चर या एक ब्रीफ प्रीव्यू एस्से का पहले ही दे देते हैं। तीसरा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन होता है कि आपके एस्से की पेन पिक्चर इन अ लॉजिकली कंसिस्टेंट पैराग्राफ। ये एक पैराग्राफ भी हो सकता है, 2 पैराग्राफ भी हो सकते हैं। उसके बाद है मेन बॉडी। मेन बॉडी ये है कि आपने 12 से 14 पैराग्राफ्स लिखने हैं अपनी जो आर्गूमेंट्स हैं उनको एक्सपैंड करने के लिए। हर पैराग्राफ में एक आर्गूमेंट होगा। पैराग्राफ का टॉपिक स्टेटमेंट होगा, उस टॉपिक स्टेटमेंट की जस्टिफिकेशन होगी, फिर उसके ऊपर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होगी, और आखिरी चीज़ है कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि आपने जो भी बात की है उसको आप आखिरी पैराग्राफ में सम अप करके कह देते हैं कि जो मैंने बात की है वो ठीक है, वो ऐसे ही है और ये इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है। अच्छा, अब इसके बाद बात है कि ऐसे की तैयारी कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले जो चीज़ करनी चाहिए वो है लॉजिक। लॉजिक में ग्रामर, लॉजिक ऑफ लैंग्वेज, कि आपकी ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं वो आपको क्लियर हो कि वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, एडवर्ब्स, इनके क्या रूल्स हैं और कैसे वर्ड्स को एसोसिएट करके एक स्टेटमेंट या एक सेंटेंस बनाया जाता है। और दूसरा, राइट यूज़ ऑफ वर्ड्स, कि जो भी अपनी वोकैबुलरी बनाई है उसको राइट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है, गलत अल्फाज नहीं लगाने। उसके बाद है लॉजिक ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कि आपके कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशन, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, पैराग्राफ, इसके रूल्स आपको क्लियर हों
और ये आपको लॉजिक सिखाता है। उसके अलावा लॉजिक आपको प्रोसेस ऑफ रीजनिंग सिखाता है कि इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग कैसे करनी है। लॉजिक आपको बताता है कि फैलिसीज कैसे नहीं कमिट करनी। उसके बाद अगली चीज़ है रीडिंग। आपकी जितनी वास्ट रीडिंग होगी उतना ही आपका मेंटल हॉरिजन वास्ट होगा, उतने ही आपके आइडियाज़ आपके माइंड में ज़्यादा ठीक तरीके से स्ट्रक्चर्ड होंगे। कम्प्लेक्स रीडिंग नहीं करनी चाहिए, डिफ़िकल्ट रीडिंग नहीं करनी चाहिए, इजी कम्प्रीहेंसिबल और सिंपल रीडिंग करनी चाहिए। जैसे ये एक बुक है यू कैन वर्क योर ऑन मिरेकल, नेपोलियन हिल की है, या लॉ ऑफ सक्सेस है इसी सेम ऑथर की। ये बड़े आसान तरीके से लिखता है। एक बुक है फ्यूचर फ्लाइज नेक्स्ट 50 ईयर्स, वो भी बड़ी आसान सी बुक है। तो आसान बुक से आपको रीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। जितनी आप आसान रीडिंग से स्टार्ट करेंगे उतनी ही आपकी अपनी राइटिंग भी आसान होगी। जितनी आप कम्प्लेक्स रीडिंग करेंगे उतनी ही आपकी राइटिंग स्टाइल भी कम्प्लेक्स होगा, बिकॉज राइटिंग इज प्रीमाइज्ड ऑन द नेचर ऑफ रीडिंग। उसके बाद आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फ्रेज़ हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, हर बंदा हमें मशवरा देता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूरी है, लेकिन ये क्या होती है इसके बारे में मेरी एक अपनी ओपिनियन है। मेरी ओपिनियन ये है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए चाहिए कि हमें जो ह्यूमन नॉलेज के 150 से 200 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी डेफिनेशन पता हो, उसके बाद उनकी स्ट्रक्चरल डिफ्रेंशिएशन क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल कि कौन सा कॉन्सेप्ट इकोनॉमी से रिलेटेड है, कौन सा कॉन्सेप्ट पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, कौन सा कॉन्सेप्ट मोरालिटी से है, कौन सा कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी से है, कौन सा कॉन्सेप्ट साइंस से रिलेटेड है, कौन सा कॉन्सेप्ट रिलीजन से रिलेटेड है। उसके बाद हमें ये पता होनी चाहिए तीसरी चीज़ कि इन कॉन्सेप्ट्स ने इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स क्या एक्वायर की हैं। 3 तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्रोडक्टिव, रेगुलेटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी। जैसे मार्केट प्रोडक्टिव इंस्टीट्यूशन है, स्टेट रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है, मीडिया जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरी इंस्टीट्यूशन है। तो हमें पता हो कि किस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन क्या है, उसकी ओरिजिन क्या है, कैसे उसने टाइम एंड स्पेस में ट्रैवल किया, किस स्ट्रक्चर में जाके वो एडजस्ट हुआ और क्या उसने फॉर्म एक्वायर की। इससे आप में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है। इसके लिए मैंने सोफिया के पेज के ऊपर फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज के नाम से एक बुकलेट जो है ना वो अपलोड किया है। उसमें 200 के करीब बेसिक ह्यूमन कॉन्सेप्ट्स हैं और उनको स्ट्रक्चरली डिफ्रेंशिएट किया गया, टेक्नोलॉजी, साइंस, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, इकोनॉमी, रिलीजन एटसेट्रा। लॉजिक, ग्रामर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद जो चौथी चीज़ है वो है कैपेसिटी ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस। अब क्रिटिकल एनालिसिस भी हम बहुत सुनते हैं लफ्ज़, और इसके बारे में मेरी अपनी एक ओपिनियन है कि क्रिटिकल एनालिसिस की स्किल कैसे डेवलप कर सकता है एक एस्पिरेंट। उसके लिए सबसे पहले तो स्टूडेंट को ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड पता हो। अब ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड ये नहीं कि आपने पूरा ज्योग्राफी का सब्जेक्ट तैयार करना है। ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड से मुराद ये है कि आपको पता हो कि बड़े 7-8 रिवर्स कौन से हैं, 7-8 स्ट्रेट्स कौन सी हैं, 7-8 माउंटेन्स कौन सी हैं और 7-8 सीज या ओशंस कौन से हैं। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जहाँ जहाँ बड़े रिवर्स हैं वहाँ वो सीट्स हैं एंशिएंट सिविलाइजेशंस की, जहाँ जहाँ स्ट्रेट्स हैं वहाँ कमर्शियल सिविलाइजेशंस ने जन्म लिया, जहाँ जहाँ माउंटेन्स हैं उनके ऊपर जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हिंदू का फॉल्ट लाइन है, पख्तून उधर बसते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। जैसे ज़ैगरस माउंटेन्स जो हैं ये भी जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन एग्जिस्ट करता है ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान। कोकेशियन माउंटेन्स हैं तो वहाँ पे आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है। इसी तरह बाल्कन्स माउंटेन्स हैं। सो माउंटेन्स वो है कि जो डेफिनेट डिवाइड करती हैं स्टेट्स को, तो उन माउंटेन्स के ऊपर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो जियोग्राफी में अगर आपने ये बेसिक पैरामीटर्स तैयार कर लिए तो क्रिटिकल एनालिसिस की कैपेसिटी बढ़ जाती है। उसके बाद हमें पता होनी चाहिए स्ट्रक्चर्ड एंड सिविलाइजेशनल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। स्ट्रक्चर्ड हिस्ट्री क्या है? इकोनॉमिक हिस्ट्री, मोरल हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, रिलीजियस हिस्ट्री। और सिविलाइजेशनल हिस्ट्री क्या है कि हमें क्लियर हो कि सिविलाइजेशन कैसे इमर्ज हुई। आज 3000 BC में राइटिंग और स्टेट के आने के बाद कैसे फिर इजिप्ट, बेबीलोनिया, इंडिया और चाइना में मुख्तलिफ़ किस्म की सिविलाइजेशन इमर्ज हुई, कैसे बेबीलोनियन और इजिप्शियन और आयोनियन सिविलाइजेशन ने ग्रीक सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी,
कैसे ग्रीक सिविलाइजेशन और ईस्ट की सिविलाइजेशन ने मिलकर हेलेनिज्म बनाया, हेलेनिज्म से कैसे इस्लामिक सिविलाइजेशन बनी, इस्लामिक सिविलाइजेशन के बाद कैसे रिनाइसा आया यूरोप में, फिर रेफॉर्मेशन आई, फिर एनलाइटनमेंट आई, फिर 19th सेंचुरी में एज ऑफ आइडियोलॉजी, और स्टिल हम एज ऑफ आइडियोलॉजी में रह रहे हैं। और इसकी हमें अगर क्लैरिटी होगी तो किसी भी कॉन्सेप्ट में हम आर्गूमेंट्स भी हमारे बेहतर होंगे और एवोल्यूशनरी क्लैरिटी होगी किसी भी कॉन्सेप्ट की, तो हम उसको फिर किसी भी हिस्टोरिकल फेज में जाके क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमें पता होना चाहिए बेसिक आइडियोलॉजिकल पैराडाइम्स, लिबरलिज्म क्या है, कंजर्वेटिज्म क्या है, एम्पिरिसिज्म क्या है, नेशनलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है। ये 12 से 14 बेसिक पैराडाइम्स हैं, इनकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये क्या है। आइडियोलॉजी बेसिकली हर कॉन्सेप्ट के ऊपर अपना नज़रिया देती है कि इस कॉन्सेप्ट को ये आइडियोलॉजी कैसे देखती है। तो अगर आपको ये 12 से 14 आइडियोलॉजीज क्लियर है तो आपके पास 12 से 14 आर्गूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं हर कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो आप ऐसे में टॉपिक की नोयत को मद्देनज़र रख के उन पैराडाइम्स को यूज़ कर सकते हैं और अपने ऐसे के आर्गूमेंट्स को ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उसके बाद क्लियर होना चाहिए 5 लेवल ऑफ एनालिसिस के। पहला एनालिसिस है इनऑर्गेनिक या जियोग्राफी, मैटर, वर्ल्ड, दूसरा इंडिविजुअल, तीसरा सोसाइटी, चौथा स्टेट, पांचवा ग्लोब। तो पांचों लेवल ऑफ एनालिसिस आपको क्लियर होंगे तो आप एक आर्गूमेंट को कभी ग्लोब के कॉन्टेक्स्ट में भी दे सकते हैं, कभी स्टेट के कॉन्सेप्ट में, कभी सोसाइटी के कॉन्सेप्ट में, कभी इंडिविजुअल के कॉन्सेप्ट में। कि जैसे व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन एट यू मेक इट अ लेमोनेड, तो ये इंडिविजुअल के लिए भी है, ये स्टेट के लिए भी है, ये सोसाइटी के लिए भी है, ये इवन ग्लोब के लिए भी है। ह्यूमंस की कलेक्टिव डेलिब्रेशन के बाद इतनी ज़्यादा सिविलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई। उसके बाद क्लियर होना चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ मूवमेंट, कि जो इंसान ने इब्तदा से लेके अभी तक मूवमेंट हुई है, क्या ये फॉरवर्ड मूवमेंट है कि बैकवर्ड मूवमेंट है, क्या ये एवोल्यूशनरी मूवमेंट है कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है। अगर हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मूवमेंट पता है तो हम उसी की बेस पे फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसी की बेस के हम रेमेडीज बड़ी स्ट्रॉन्ग दे सकते हैं। तो क्रिटिकल एनालिसिस में ये 5 चीज़ें हैं: ज्योग्राफी, स्ट्रक्चरल एंड सिविलाइजेशन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, बेसिक आइडियोलॉजिकल पैराडाइम्स, 5 लेवल ऑफ एनालिसिस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मूवमेंट। लॉजिक, ग्रामर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्रिटिकल एनालिसिस के बाद 5वीं चीज़ है आर्ट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली है कि कोई भी आपके पास टॉपिक है तो उसके ऊपर आप थिंकिंग देते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी मेरी एक अपनी ओपिनियन है कि एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग एग्जिस्ट करता है। अगर हम उसको अपने माइंड का परमानेंट पार्ट बना लें तो किसी भी टॉपिक को डिसाइफर करने में हमें ज़्यादा आसानी होगी। उसमें सबसे पहली चीज़ है नेचर ऑफ टॉपिक स्टेटमेंट, कि सबसे पहले देखें कि टॉपिक स्टेटमेंट किस तरह का है, क्या ये एडवाइस है, क्वेश्चन है, अफोरिज्म है, वार्निंग है, इशू है। उसके बाद आइडेंटिफाई करें कि उसमें की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और फिर देखें कि उन की कॉन्सेप्ट्स की आपस में नेचर ऑफ एसोसिएशन क्या है। फिर उसके बाद देखें कि ये क्यों है, कि इसकी कॉजेशन क्या है। फिर उसके बाद देखें कि इसका ओरिजिन और एवोल्यूशन कैसा हुआ है। उसके बाद फिर देखें कि इसकी करंट मैनिफेस्टेशन क्या है। फिर उसके बाद देखें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हैं और फिर एंड में ये है कि इसका फ्यूचर डायरेक्शन क्या होगी। फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट भी है, आइडियोलॉजी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स या मॉडर्न वर्ल्ड की डेमोक्रेसी डोमिनेंट आइडियोलॉजी है कि डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट वे ऑफ गवर्नमेंट। इंस्टीट्यूशन भी है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्सेप्ट है कि एवरी इंडिविजुअल डिज़ायर पावर और डेमोक्रेसी इक्वालिटी ऑफ पावर है। अगली चीज़ है कि ये क्यों है, तो हर इंसान की इनहेरेंट टेंडेंसी है टू एक्वायर पावर, कलेक्टिव विजडम। हर बंदे के पास अल्टीमेट नॉलेज नहीं आ सकता। ह्यूमंस ने सोचा कि भाई जितने ज़्यादा लोग डेलिब्रेट करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी पॉलिसी मेकिंग होगी। उसके बाद कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिटिकल पावर। डेमोक्रेसी से पहले जब मोनार्की थी, बादशाह मरता था तो जंग डिसाइड करती थी कि अगला बादशाह कौन होगा। अब इलेक्शन डिसाइड करते हैं तो पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हो जाता है। उसके बाद ओरिजिन एंड एवोल्यूशन क्या है डेमोक्रेसी का, तो डेमोक्रेसी का ओरिजिन जो है वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म है कि जब इंसान कबीलों में बसते थे तो उन कबीलों में हर बंदे के पास इक्वल पावर होती थी और ट्राइबल लीडर प्राइमस इंटर पेयर्स होता था। उसके बाद एवोल्यूशन इसकी वेरियस हुई कि जैसे सिविलाइजेशन, एग्रेरियन सिविलाइजेशंस आई तो उन्होंने मोनार्की को और एम्पायर को स्ट्रॉन्ग कर दिया।
कमर्शियल सिविलाइजेशन ग्रीक्स की आई या मॉडर्न रिनाइसा आया तो उन्होंने डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग कर दिया। फिर कैसे डेमोक्रेसी पहले यूरोप में डेवलप हुई, फिर यूरोप में डेवलप होने के बाद कॉलोनाइज्ड वर्ल्ड में गई, कॉलोनाइज्ड वर्ल्ड के बाद डीकोलोनाइजेशन में डेमोक्रेसी की टेंडेंसी कैसे रही, और मुख्तलिफ सोशलिस्ट कंट्रीज जो हैं जैसे चाइना, उनमें डेमोक्रेसी की क्या टेंडेंसी है। उसके बाद इसकी करंट मैनिफेस्टेशन कि इस वक्त डेमोक्रेसी की कौन सी फॉर्म प्रिवेलेंट है, कौन से इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से मुल्क एडवांस डेमोक्रेसी है, किन में थोड़ी डेमोक्रेसी है, किन में डेमोक्रेसी एज ए प्रोसेस और कल्चर है, कहाँ पे डेमोक्रेसी सिर्फ प्रोसेस है, कहाँ पे डेमोक्रेसी ना प्रोसेस है ना कल्चर है। उसके बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, जैसे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिटिकल पावर, रिकॉग्निशन, इक्वालिटी। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, प्लेटो ने पहली दफ़ा आइडेंटिफाई किए थे कि डेमागोजी, पॉपुलिज्म, पॉपुलैरिटी ऑफ इग्नोरेंस, उसके बाद मीडियोक्रिटी और इंटेलेक्चुअल सबवर्जन, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। उसके बाद इसकी फ्यूचर डायरेक्शन कैसे जा रही है, जैसे सोशल मीडिया और ग्रेटर इंटीग्रेशन से डेमोक्रेसी पॉपुलर, इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी बनती जा रही है कि हर बंदे के पास एक्सेस है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सके, जो पावर है उसमें अपना शेयर भी एक्सरसाइज कर सके। तो ऐसे हमें क्लैरिटी होनी चाहिए और ये प्रोसेस है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। अब डेमोक्रेसी पे कोई भी ऐसे आएगा तो हम देखेंगे कि क्या वो इंस्टीट्यूशन पूछ रहा है, क्या वो एज ए कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, क्या वो एज ए आइडियोलॉजी पूछ रहा है, क्या वो एज ए स्ट्रक्चर पूछ रहा है, कि डेमोक्रेसी की कौन सी फॉर्म को हाईलाइट कर रहा है, फिर डेमोक्रेसी का किस कॉन्सेप्ट के साथ, या कभी एजुकेशन के साथ, कभी कैपिटलिज्म के साथ, कभी नेशनलिज्म के साथ, कभी ह्यूमन राइट्स के साथ, कभी रूल ऑफ लॉ के साथ, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स के साथ एसोसिएशन पूछ लेता है। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है कैपिटलिज्म। ये एक आइडियोलॉजी है जिसके बेसिक 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, लेबर, कैपिटल और मार्केट। अब इसका भी उसी तरह एवोल्यूशन है कि एशियाटिक थी, फिर फ्यूडल, मर्केंटाइल, मॉडर्न इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन। अगली चीज़ है वाई इट इज़, कि कैपिटलिज्म क्यों है। कैपिटलिज्म बेसिकली ये है कि ह्यूमन लेबर की प्रोडक्टिविटी जो है वो ओवरऑल मार्केट को एक्सपैंड कर देती है। जितनी ज़्यादा इंटीग्रेटिव लेबर होगी, जितनी ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर होगी, उतनी ही ज़्यादा मार्केट की एक्सटेंट होगी। और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और यूटिलिटेरियन माइंडसेट के साथ कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन इंसान को ज़्यादा तरक्की की तरफ ले जाता है। उसके बाद इसका ओरिजिन क्या है, जैसे सबसे पहले जब डिवीजन ऑफ लेबर होगी तो कैपिटलिज्म का ओरिजिन हो गया। उसके बाद इसकी वेरियस स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन, तो एशियाटिक, फ्यूडल, मर्केंटाइल, इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है, नेशनल वेल्थ को बढ़ा देता है, लग्जूरियस लाइफस्टाइल बना देता है। नेगेटिव ये है कि लेबर की सप्रेशन होती है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद इसकी फ्यूचर डायरेक्शन क्या है, इसके ऊपर भी मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स एग्जिस्ट करते हैं। कई कहते हैं कि कैपिटलिज्म एक जगह पे आके एक्सपायर कर जाएगा, कई कहते हैं कि कैपिटलिज्म चलता रहेगा एज ए आइडियोलॉजी जब तक इंसान है। उसके बाद अगर हमने ये सारा कर लिया है, हमें आर्ट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग भी आती है और हमने ये पेपर पे एक कर लिया कि एक कॉन्सेप्ट को जो भी उसने पूछा है उसके ऊपर हमने अपनी बेसिक पैराडाइम बना लिया है, तो अगला चीज़ है कि हमने लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग ऑफ वेरिएबल्स करनी है कि टॉपिक की नेचर के मुताबिक कॉजेज़ कहाँ पे आएंगी, कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ पे आएगा, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन कहाँ पे आएगा और फ्यूचर डायरेक्शन कहाँ पे आएगी। और उसके बाद आखिरी चीज़ है कि हर स्टूडेंट को पैराग्राफ राइटिंग की आर्ट आती हो कि एक्सपोजिटरी पैराग्राफ क्या होते हैं, एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ क्या होते हैं, आर्गूमेंटेटिव पैराग्राफ क्या होते हैं और उन पैराग्राफ को लिखने का तरीका क्या है। CSS और PMS से रिलेटेड जो की एरियाज़ हैं जहाँ से ऐसे आ सकता है, उसमें सबसे पहले है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इंडिविजुअल की या नेशन की या सोसाइटी की या ग्लोब की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के आई बॉर्न एट द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, कि बेसिकली इसका होता यह है कि सफरिंग, पेन, इम्प्रोवाइजेशन जो है वो इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ असर्शन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेके जाती है। उसके बाद एजुकेशन, जेंडर, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, इस्लाम एंड वेस्ट, साइंस एंड रिलीजन, ये मेन एरियाज़ हैं जहाँ से ऐसे आता है। मज़े की बात यह है कि अगर इनमें से वो किसी भी एक एरिया को उठाएंगे आप, तो बाकी 9 एरियाज़ आपके की आर्गूमेंट होंगे, क्योंकि यही 10 बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं ह्यूमन थॉट के। तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स में रह के आपने किसी भी टॉपिक पे बात करनी है। उसके बाद मुख्तलिफ
एसेस पे बात कर लेते हैं। जैसे ऐसे है व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन एट यू मेक इट अ लेमोनेड। तो अब इसकी नेचर ऑफ टॉपिक स्टेटमेंट ये है कि एक अफोरिज्म है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है, लेमन एंड लेमोनेड। लेमन क्या सिग्निफाई कर रहा है, पेन, सफरिंग, एडवर्स सर्कमस्टांसिस। लेमोनेड क्या कर रहा है, कैपेसिटी टू इम्प्रोवाइजेशन, कि आप उस पेन को बेनिफिशियल कैसे बना सकते हैं, उस सफरिंग को हैप्पीनेस में कैसे लेके आ सकते हैं, एडवर्स सर्कमस्टांसिस में से पॉजिटिव आउटकम कैसे निकाल सकते हैं। नेचर ऑफ एसोसिएशन क्या है, क्योंकि बेसिकली लाइफ का प्रिंसिपल ये है कि इसकी ओरिजिनल सिचुएशन या ओरिजिनल कंडीशन पेन है। हमारी मूवमेंट होती है पेन से हैप्पीनेस की तरफ, एक पेंडुलम की तरह, कि जिसमें पेंडुलम का स्टार्ट है पेन और लेमोनेड ने हमें हैप्पीनेस की तरफ लेके चले जाना है। क्यों होता है, नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जैसे अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनिक करप्शन हो गई, स्कार्सिटी ऑफ फूड, फेमाइन, ये अभी हम देख रहे हैं कोविड। तो कोविड में से हम कैसे लेमोनेड बना सकते हैं, और मैन मेड प्रॉब्लम्स जैसे इनइक्वालिटी, ग्रीड और इस तरह के और फैक्टर्स। इसके अंदर फिर हमने इसको एसोसिएट करना है कि हमें क्लैरिटी होगी कि लेमन ये है, लेमोनेड ये है। अब बना कैसे सकते हैं, बना रीजनिंग के साथ सकते हैं, कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब पेन, जितनी हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेंगे पेन को अब्जॉर्ब करने के लिए, जितनी हमारी सेंस ऑफ इम्प्रोवाइजेशन या प्रीएम्प्टिव पावर इंक्रीज होगी। ये मैंने ऐसे अपलोड भी किया है, एक बुकलेट है ऐसे बुकलेट जिसमें 20 के करीब ऐसे हैं। तो उनमें इन मुख्तलिफ एसेस को एक्सपैंड किया गया। आप उनसे पढ़ के आपको आइडिया हो सकता है कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। फिर इसी तरह प्लेयर ऑफ रीडिंग है, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, प्लेयर और रीडिंग। प्लेयर बेसिकली सिग्निफाई करता है फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस। रीडिंग बड़ा सिंपल सा है कि आप जो पढ़ रहे हैं, इसका रीजन ये है कि रीडिंग जो है वो एक बेनिफिशियल इफेक्ट देती है। अब इसमें कोई भी रीडिंग हो सकती है, स्टोरी रीडिंग हो सकती है, फिलॉसफी की रीडिंग, पॉलिटिक्स की रीडिंग, साइंस की रीडिंग, इकोनॉमी की रीडिंग, जो जिसकी डोमेन है। फिर ऐसे है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक नेसेसिटी है, एक इन्वेंशन है। नेसेसिटी बेसिकली सिग्निफाई करती है नेचुरल हैजर्ड्स को, पर्सनल एस्पिरेशंस को, और इन्वेंशंस टूल, आइडियाज़, इंस्टीट्यूशंस, कि जो भी चीज़ इंसान ने इन्वेंट की है टू मेक समथिंग बेटर आउट ऑफ नेचर। अब इसमें नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है, ये रिलेशनशिप है कि नेसेसिटी कॉज इन्वेंशन, नेसेसिटी की वजह से इन्वेंशन आती है। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, जब इंसान के पास कॉग्निटिव पावर आई, जब इंसान ने अपनी जो लेबर की पावर है उनको एक्सरसाइज करके तो नई चीज़ें बनानी शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल फायर, डार्कनेस से एस्केप, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज, कि कम्युनिकेट कर सके, नेसेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन ने लैंग्वेज दे दी। नेसेसिटी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज ने राइटिंग दे दी। फिर अगली चीज़ है कि नेसेसिटी और इन्वेंशन के एवोल्यूशनरी फेजेस क्या हैं। जैसे शुरू में इंसान के पास नेसेसिटी थी कि रोटी मिल जाए, सिर्फ कपड़ा मिल जाए, अब इंसान बड़ी लग्जूरियस लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा है। इन्वेंशंस भी शुरू में स्वॉर्ड, व्हील, इस तरह की इन्वेंशन है। अब उधर से करते करते हम मॉडर्न बुलेट ट्रेन और इस तरफ मूव कर गए हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसमें कॉन्सिक्वेंसेस तो पॉजिटिव ये है कि इसके बेटरमेंट हो गई है, इंसान तरक्की कर गया है, हमारी लाइफस्टाइल ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। नुकसानात क्या है कि इंसानी लेबर की वैल्यू कम होती जा रही है, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। इसकी फ्यूचर डायरेक्शन क्या है कि हम मुसलसल लेबर सेविंग डिवाइसेस ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे हैं। बेसिकली ये सारी बात करने का और आपको बताने का मकसद ये था कि ऐसे को अगर आप लॉजिकली तैयार कर लें, उसकी स्ट्रक्चर्स, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्रिटिकल एनालिसिस और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की आर्ट आपको हो तो आप ऐसे को ज़्यादा आसानी से डिसाइफर कर सकते हैं। ये तो सारी थी लॉजिक से रिलेटेड। अगली चीज़ जो आर्ट है वो आपकी अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी है कि आप सिचुएशन में कैसे अपने नॉलेज को इम्प्रोवाइज करके उधर लिखते हैं। तो मेरा ऐसे का एक बुकलेट है जिसमें 20 के करीब ऐसे हैं। मैंने कोशिश की है कि उसमें सब स्ट्रक्चर से रिलेटेड ऐसे लिखे जाएं, तो आप उस ऐसे को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपकी ऐसे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या आप कोई बुक्स पूछना चाह रहे हो तो आप सोफिया के व्हाट्सएप नंबर पे या मेल पे आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। हम अपनी कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द एड्रेस किया जाए। थैंक यू वेरी मच।